70th बीपीएससी के लिए जितना भी टाइम बचा हुआ है, अभी भी आप थोड़ी सी मेहनत करके, रेगुलर स्टडी करके, सिर्फ और सिर्फ 70th बीपीएससी का एग्जाम ओरिएंटेड जितना एग्जाम निकालने के लिए जरूरी है, उतना मटेरियल, उतना सिलेक्शन मटेरियल पढ़ के प्लस उसके एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस देख के, तो ये हो गया पूरा पढ़ाई। करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस डेली, पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से, और प्लस हम जो पीवाईक्यू कंपाइल करके देते हैं वो, और लास्ट में रिवीजन। ये 3 चीजें करके करीबन 8-9 घंटे अगर आप अभी से भी दे दें तो पीटी आराम से निकल सकता है। सिर्फ और सिर्फ उतना दिया जाएगा जिससे 70th बीपीएससी का पीटी का कट ऑफ निकल जाए, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल। करना क्या है, पीपीआर फॉर्मूला अपना, ये 6:1 का जो है इसमें हिसाब किताब है। 6 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। पढ़ाई किससे किससे करनी है, एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल प्लस पेड ग्रुप के जो रिकॉर्डेड, एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड बाकायदा हमने पीपीटी में बना के इस बार पेड ग्रुप के लिए जो है स्पेशली वो दिए हैं। ठीक है, तो पढ़ाई 6 आवर्स, करीबन 2 घंटे की प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए क्या क्या रिसोर्सेज है, एससीएस की टेस्ट सीरीज है, एससीएस का पेड क्विज है, और एससीएस के पीवाईक्यू जो कंपाइल्ड वाले हैं, जितना उसमें दिया है बस उतना ही पीवाईक्यू रेलेवेंट है। हम बाकायदा देखिए, जितने भी जैसे सालों के पेपर होते हैं, हम उसमें से जो इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट वगैरह के क्वेश्चन आगे के एग्जामों के लिए रिलेवेंट नहीं होते हैं। ठीक है, कई सारे जो जीके वगैरह के फैक्ट्स बदलते जाते हैं वो भी आगे रिलेवेंट नहीं रहते हैं, तो उनको फिल्टर करके जो आज के लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पर चल रहे हैं उस हिसाब से पूरी प्रैक्टिस हम करवाते हैं पेड क्विज में, टेस्ट सीरीज में। ठीक है, 1 घंटे का रिवीजन करना पड़ेगा। 9 घंटे अगर आप जो है टाइम दीजिए, सिर्फ ये 3 चीज कर लें, आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ क्लियर हो सकता है। एससीएस सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज। एक चीज और है कि हम सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पहला आयाम यह है सिलेक्शन मटेरियल प्लस एक्सक्लूसिव वीडियो। ठीक है, जितना 70th बीपीएससी पीटी के कट ऑफ निकालने के लिए जरूरी है वो सब इसमें दे दिया गया है। अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ये वाला अगर आपने टोटल बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का लिया तो आपको अलग से कुछ देखना ही नहीं है, ना टेस्ट सीरीज, ना पीवाईक्यू, ना करंट अफेयर, ना बिहार स्पेशल, ना बिहार का करंट, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। पूरा प्री का कंप्लीट है ये। इसके बाद मेंस का भी हमारा आंसर राइटिंग वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, और आज से नहीं, कई सालों से चल रही है लगातार। तो पढ़ना ये है, 6 घंटे के लिए आपको इसको जो है डेली पढ़ना है, अभी जितने भी दिन बचे हुए हैं। ठीक, तो सिलेबस में प्लस पीवाईक्यू प्लस लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से जितना एक्चुअली में जरूरी है पढ़ने के लिए वो हमने इसमें दे दिया। इसके अलावा नहीं जरूरत है। पीवाईक्यू में जो भी फैक्चुअल बीपीएससी स्पेशलाइज जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड जितना चीजें जरूरी है वो सब हमने इसमें दे दिया। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने यहां खत्म कर दिया कि मतलब जितना जरूरी वो आपने पढ़ लिया। लेकिन भाई पढ़ने से तो होगा नहीं, ये तो पीसीएस एग्जाम है ना। यहां पे अगर आपने प्री से पहले कम से कम 8-10 हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो प्री निकालना जो है गुरु टफ हो जाएगा, लाले पड़ जाएंगे, ये समझ लो। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उस पे जो है कोई प्रैक्टिस ही ना करो, आपको पता ही नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन आते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पैटर्न बदल गया है ना। पीवाईक्यू वगैरह, पीवाईक्यू से पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। और पीवाईक्यू से ऐसा नहीं है, वो जमाने नहीं रहे कि पीवाईक्यू पढ़ के प्री जो है निकाला हो, पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं होता है। यूपीपीएससी आयोग ने भी पूरी तरह से पीवाईक्यू, आप देखिए यूपीपीएससी में 4-5% ज्यादा पीवाईक्यू नहीं आते हैं। बीपीएससी में भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा 5 से 8-10% तक जो है इसमें आ सकते हैं, और वो भी जितना रिलेवेंट है वो हमने ऑलरेडी दे दिया है। तो सिलेबस को एक आयाम पे हमने खत्म किया यहां पे कि पढ़ लो यहां से। लेकिन भाई जब तक आप उनको प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई फायदा ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमारे जैसे पेड क्विज में इजी प्लस मॉडरेट क्वेश्चन के फॉर्म में पूरा सिलेबस जितना भी पीटी के लिए जरूरी है उसको क्वेश्चंस के माध्यम से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो पूछ लेते हैं। और तीसरा आयाम है हमारा सिलेबस को खत्म करने का, जस्ट टेस्ट सीरीज। बहुत ही डिटेल्ड जो है यहां पे बनती है, और इसमें इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, जिस तरह के बीपीएससी आयोग लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न में क्वेश्चन पूछ रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल फ्रेश टेस्ट सीरीज बनाते हैं। हमारी जो टेस्ट सीरीज होती है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होती है, हाई यील्ड होती है। आप जो है सिलेक्शन मटेरियल और एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस तो जरूर पढ़ें। अगर कहीं और से भी पढ़ रहा हो तो एटलीस्ट एससीएस की पेड क्विज टेस्ट सीरीज ये तो जरूर लगा के जाना। पूरे 150 जो क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50% के आसपास क्वेश्चन आपको पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज से मिल सकते हैं। हर बार जो है इतना ही आते हैं लगभग, तो करीबन 70-75 क्वेश्चन तो आपको पेड क्विज टेस्ट सीरीज ही से मिल जाएंगे जो हमने कराए हुए हैं, है ना। अभी के लिए जो है दिवाली वगैरह आप जरूर बनाएं, लेकिन पढ़ाई पे ज्यादा फोकस रखें। पटाखे खूब छुड़ाओ लेकिन पढ़ाई करते रहो, पढ़ो भी, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। पीसीएस वगैरह के एग्जाम में आप एक बात समझ लो, चाहे दुनिया भर का कितना भी पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर लो तो प्रिव्यू नहीं होगा, साफ बात एकदम। ठीक, एक बात और है कि ये नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते रहेगा उससे निकाल लिया, नहीं, पढ़ना भी पड़ता है,
प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है, रिवीजन भी करना पड़ता है। तो इस तरह से आप अभी भी कट ऑफ निकाल सकते हैं 70th बीपीएससी का। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप में जो एक्सक्लूसिवली रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस पेड क्विज प्लस टेस्ट सीरीज, ये 3 चीजें अगर आपने करीबन डेली 9 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे मतलब टोटल स्टडी आवर्स, 6 घंटे पढ़ाई, 2 घंटे की प्रैक्टिस, 1 घंटे रिवीजन, इतना कर लिया, जितने दिन बचे आराम से चाहे जैसा पेपर आ जाए कट ऑफ ग्रुप फोड़ के आओगे। देखिए हमारे ऐप में बाकायदा सिलेक्शन मटेरियल का पूरा कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पेड टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जाएंगे तो टेस्ट सीरीज पूरी मिल जाएगी। अच्छे खासे नंबर के जो है हमने टेस्ट सीरीज दिए हुए हैं, इसमें 60 टेस्ट सीरीज दी हुई हैं ऐप में। और पेड क्विज के लिए हमारे नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए और ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, कोई कमेंट है, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताएं। इसके बाद पूछा हुआ कि डिटर्जेंट क्या है इसमें से, तो गलती से भी इसको साबुन लगा के मत चले आना। साबुन और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिकली डिटर्जेंट का जो काम है वो है चीज़ों की सफाई करना, तो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे ये काम करता है। बाकी साबुन तो अलग अलग भी होते हैं, दाढ़ी बनाने का अलग, नहाने का अलग, कपड़े धोने, बर्तन धोने तक का अलग। और जाहिर सी बात है कि जब ये अलग अलग हैं तो इनके कंपोनेंट भी अलग अलग होंगे। अब कैटलिस्ट का काम है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। दवाएं क्या करती हैं ये बात आप सभी जानते हो। कोई भी अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है तो कौन कौन से उससे पार्टिकल निकलेंगी। पार्टिकल तो छोटी यूनिट हो गई, बेसिकली सीधे सीधे किरणें, रेज निकलती हैं। तो अल्फ़ा भी, बीटा भी और गामा भी, तीनों ही रेज निकलेंगी, लेकिन तीनों एक साथ नहीं निकल पाएंगी। अल्फ़ा बीटा एक साथ आ सकती हैं, अल्फ़ा गामा, बीटा गामा। तो अभी तक की रिसर्च के हिसाब से अल्फ़ा बीटा एक साथ नहीं निकल सकती। बीटा गामा, अल्फ़ा गामा ये सब कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च ये भी कहती है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक साथ निकल सकती हैं कुछ रेडियोएक्टिव एलिमेंट की वजह से। अभी हालांकि ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है। इसमें से जो ये अल्फ़ा रे है इसके पार्टिकल सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, इसीलिए एक प्लास्टिक की शीट से इनको रोका जा सकता है। बीटा पार्टिकल थोड़े से ज़्यादा खतरनाक होते हैं, प्लास्टिक के आर पार निकल सकते हैं, लेकिन अगर मेटल की शीट ले आओगे तो वो भी रुक जाएंगे। सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं गामा पार्टिकल। ये प्लास्टिक को भी पार कर लेंगे, मेटल की शीट को पार कर लेंगे और आपकी हड्डियों को भी पार कर लेंगे। इसीलिए इनसे बचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों ही पार्टिकल यानी कि रेज निकल रही हैं। डॉल्फिन को किसकी कैटेगरी में रखा जाता है, तो मैमल की, क्योंकि ये सीधे सीधे बच्चे देती हैं। जो हमारी ब्लू व्हेल होती है ना, हाथी से भी बड़े साइज़ की मछली, वो भी सीधे सीधे बच्चे देती है। जो नॉर्मल मछलियाँ होती हैं वो अंडे देती हैं, इसलिए फ़िश की कैटेगरी में उनको नहीं रखा जा सकता। दूसरी चीज़ ये भी है कि जो नॉर्मल फ़िश होती हैं उसमें पाए जाते हैं गलफड़े, गिल्स, जिसकी वजह से वो सांस लेती हैं। बाकी व्हेल में और ये जो डॉल्फिन है इसमें नहीं पाए जाते हैं गिल्स। एम्फीबियन का मतलब है कि जो ज़मीन पानी दोनों में रह जाएं, जैसे कि मेढक हो गया और कछुए हो गए। रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं, जैसे हमारे घरों की छिपकली और इवन मगरमच्छ भी। अगर हम किसी बकरे का मांस खा रहे हैं तो हम किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं, तो देखो जो घास फूस होती है जिसे प्लांट की कैटेगरी में रखा जाता है, ये तो है प्रोड्यूसर, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से इसने अपने लिए खाना खुद प्रोड्यूस किया तो प्रोड्यूसर हो गई। जो इस पौधे को खाने आएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई बकरा आ गया, इसने घास चर ली, तो घास जो कि प्रोड्यूसर है उसको खाने वाला कौन होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि हमारा ये बकरा है। अब इस बकरे को हम खा गए तो हम क्या हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए, बी। और जो हमें खा जाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर होगा। लेकिन हम लोग के पास दिमाग है, गोली से उड़ा नहीं देंगे जो भी मारने आएगा। खैर वो तो अलग की बात हो गई। जिसके बारे में हम अभी तक बात करते आ रहे हैं कि सेल्सियस स्केल पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 37 के आसपास, एक ही वैल्यू है सी। अब उसके बाद फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ सकते हैं तो 98.4 या 6 जो भी गिवन हो, और अगर दोनों गिवन हो तो 98.4 मारना। कल को हो सकता है आपसे केल्विन में भी पूछ ले, तो 37 होता है डिग्री में, इसमें 273 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। इसके बाद बताओ कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, तो ये है जुपिटर, जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। अभी तक जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही पॉसिबल है। मार्स पे पूरे चांसेस हैं कि जीवन आने वाले वर्षों में हो जाए, लेकिन
अभी उसमें भी काफ़ी टाइम है। अब देखो जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लैनेट तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांद उसके पास नहीं है। सबसे ज़्यादा चांद अभी सैटर्न के पास है 145। हालांकि एक समय ऐसा भी था जब जुपिटर के पास ही सबसे ज़्यादा चांद भी थे। और एनसीईआरटी में ये फैक्ट अभी तक अपडेटेड नहीं है, इसलिए उसका हवाला मत ले लेना। उसके बाद बताओ कि हवा के अंदर कौन सी ऐसी गैस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट में होती है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, बाकी 1% में सब आ जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा, आर्गन तक चला आएगा। जो हमारे फेफड़े के अंत में एल्वियोली नाम के एयर बैग पाए जाते हैं ना, उनका काम होता है कि इस हवा में से 21% ऑक्सीजन को अलग करें और उसको खून में भेजें। और बॉडी सेल्स अगर उस ऑक्सीजन को यूज़ कर ले रही है तो वहाँ CO2 रिलीज़ होगी। अब इसका काम ये भी होगा एल्वियोली का कि CO2 को खून में से अलग करें और नाक के रास्ते से बाहर निकलवा दें। इसके बाद इसमें बताओ कि औरतों की तुलना में आदमियों में कलर ब्लाइंडनेस ज़्यादा क्यों पाई जाती है। वैसे अगर कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो आप लाल और नीले रंग में फ़र्क नहीं कर पाओगे। जैसे ये नीला है, इसको नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है। अब देखो जो फीमेल होती हैं ये कैरियर की तरीके से काम करती हैं। इनके खुद कलर ब्लाइंडनेस हो जाए इसके चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन ये अगली जनरेशन को कलर ब्लाइंड बना दें पूरे चांसेस इसी बात के होते हैं, क्योंकि जिस जीन में वो कलर ब्लाइंडनेस वाला डिफेक्ट है वो इन्हीं फीमेल के पास होता है। और इनका जो भी बच्चा होगा पूरे चांसेस हैं कि वो जीन उसमें ट्रांसफ़र हो जाए और वो कलर ब्लाइंड निकल आए। इससे एक बात तो साफ होती है कि जिस जीन में ये डिफेक्ट है कलर ब्लाइंडनेस वाला, इसको लेके कौन घूमती हैं तो फीमेल। अब इसके शिकार कौन हो जाते हैं तो ज़्यादातर मेल। अब इसका मतलब ये नहीं कि फ़ीमेल को कलर ब्लाइंडनेस होगी ही नहीं, लेकिन इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो फिलहाल सवाल पे आते हैं। पूछा हमसे ये जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम लोगों को कलर ब्लाइंडनेस जल्दी हो जाती है किसी फीमेल की अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेल होते हैं उनमें XY टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, जबकि जो फीमेल होती हैं उसमें X क्रोमोसोम 2 होते हैं। ठीक, अब दिक्कत ये आती है कि जो डिफेक्ट ये कलर ब्लाइंडनेस वाला है इसका जीन केवल X क्रोमोसोम में ही पाया जाएगा। और अगर वो डिफेक्टिव जीन हमें मिल गया तो अपने पास तो एक ही X क्रोमोसोम है, दूसरा तो है नहीं, इसलिए अपने बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं पे जो फीमेल होती हैं उनके पास X क्रोमोसोम 2 हैं, तो मान लो एक में अगर वो डिफेक्टिव जीन आ भी गया तो दूसरा तो सेफ है ना। तो देखो इसका आंसर होगा कि उनके एक ही क्रोमोसोम होता है, इसलिए C। बाकी ये जो दूसरे ऑप्शन लिखे हुए हैं कि उनके मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो औरतें जॉब करती हैं मेंटल स्ट्रेस उन्हें भी हो सकता है। अब उनके फैट कम होता है, मतलब हम लोगों के, आपको ये बात बता दें कि औरतों की अपेक्षा आदमियों में फ़ैट कम होता है। देखो जैसे मेरा वज़न है 80 किलो और मैं दिखता हूँ अच्छा खासा पतला इंसान, ठीक। अगर मेरे बराबर की कोई महिला 80 किलो की आ जाएगी तो वो कैसी दिखेगी खुद ही अंदाज़ा लगा लेना। वैसे मुझे नहीं पता कि A, B और D ये इलॉजिकल ऑप्शन यहाँ क्यों दे रखे हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है इन ऑप्शन को देखने के बाद। यहाँ से एक ज्योग्राफी का सवाल है आपके लिए कि अर्थ में किस लैटिट्यूड के आसपास आपको रेगिस्तान ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो 15 से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में आपको रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। अब इस रेंज में कौन सी वैल्यू आ रही है आप खुद ही देख लो, 23 डिग्री। अब ये जो ज़ीरो के बाद ये जो जीरो है ये वाकई में जीरो नहीं है, ये डिग्री है। ऐसे ये 23 डिग्री है, ये पावर का फ़र्क आ रहा है। ओजोन लेयर की हाइट कितनी होती है तो 15 से 35 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर में और 35 से 50 होती है स्ट्रेटोस्फियर में, क्योंकि जो बैड ओजोन है ट्रोपोस्फियर वाली वो इतने में पाई जाएगी और इसके ऊपर मिलेगा आपको स्ट्रेटोस्फियर जहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, वहाँ पे गुड ओजोन पाई जाएगी, क्योंकि वही वाली ओजोन जो है यूवी रेस से हमारी रक्षा करती है। अब नीचे वाली ओजोन तो जीना हराम कर देती है, उसको सूंघ लीजिएगा तो आपको समस्या हो जाएगी फेफड़े की, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और पता नहीं क्या क्या। फिलहाल इसकी हाइट की बात करते हैं तो 40 से 50 मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। अगर ओजोन की बात चली गई है तो उसकी थिकनेस, उसकी जो परत है उसकी मोटाई डॉब्सन यूनिट में नापी जाती है। गुड ओजोन बैड ओजोन आपको बता ही चुके हैं। अब आप पे एक चीज़ हमें और बता दो कि वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है।
कमेंट में बताइए जल्दी से। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए कि ठंड के टाइम पे एक तरफ आप छू रहे हो कोई लोहे की चीज़ तो वो ज़्यादा ठंडी लगेगी, और दूसरी आपने कोई लकड़ी की चीज़ छू ली तो वो उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, हीट कंडक्शन का मतलब ये नहीं है कि हीट को अट्रैक्ट करना, बाहर से हीट अपने अंदर ले लेना, अपनी हीट को बाहर छोड़ देना, ये भी हीट ट्रांसफ़र में आता है। और जो जितना बढ़िया कंडक्टर होगा उसमें हीट का अंदर जाना, हीट को एब्जॉर्ब करना और हीट को ट्रांसफ़र करना, ये दोनों चीज़ें काफ़ी फास्ट होंगी। अब इसमें हमें साफ दिख रहा है कि जो ये मेटल का ब्लॉक है, आयरन का, ये अच्छा खासा कंडक्टर है, तो इससे ठंड के टाइम पे हीट फटाफट से निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाएगी और ये खुद कैसा पड़ जाएगा, तो ठंडा। और वहीं जो लकड़ी का ब्लॉक है वो इतना बढ़िया कंडक्टर है ही नहीं, तो उसके अंदर जो हीट है वो इतनी आसानी से निकलेगी नहीं। तो ये है कुल मिला के वजह। अगर इसको शॉर्ट में बताना चाहें तो हम क्या बता पाएंगे कि आयरन एक ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है हीट का वुड के मुकाबले। बी, आइसोटोप की बात हम कर रहे हैं। वैसे आइसोटोप में हमने आपको बताया था कि 1H1 ये नॉर्मल एटम है, 1H2 ड्यूटीरियम है, 1H3 ट्रीटियम है, ये आइसोटोप हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो। ये 1H1 का मतलब क्या है? नीचे आप लिखते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऊपर आप लिखते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, ये होता है लिखने का तरीका। अब 111 ये मैंने कांस्टेंट रखा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर सेम है। ऊपर 1 2 3 अलग क्यों कर दिया? क्योंकि मास नंबर अलग है, और मास नंबर भी क्यों अलग है? न्यूट्रॉन के डिफरेंट होने की वजह से। प्रोटॉन तो जाहिर सी बात है डिफरेंट हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि एलिमेंट वही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आइसोटोप मतलब एक ऐसा एटम उसी एलिमेंट का जिसमें एक न्यूट्रॉन या दो न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएं, जो भी केस बने। इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही है क्योंकि एलिमेंट वही है। अगर प्रोटॉन बदलेंगे तो एलिमेंट चेंज हो जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे। बी, वहीं आइसोबार में ठीक इसका उल्टा होता है कि एलिमेंट यहाँ से बदल जाएगा लेकिन उसका मास नंबर वही रहेगा। तो क्या चेंज होगा फिर? नंबर ऑफ प्रोटॉन। मॉस्किटो रिपेलेंट आपके घर में कौन सी कंपनी का लगा हुआ है? जो सॉकेट पे नहीं लगता है, ऐसे नीचे एक ठो रिफिल लगती है, ऑल आउट, मैक्सो, मोर्टीन। आपके यहाँ कौन सा लगा है बता सकते हो चाहो तो। खैर वो आपके ऊपर है, लेकिन एक चीज़ फिलहाल समझ लो, जो नीचे रिफिल भरी होती है उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो एलेथ्रिन, ए। इसके बाद अगर मच्छर मारने की बात चली गई है तो चूहे मार दवा में क्या होता है वो भी समझ लो, जिंक फॉस्फाइड, ये होता है चूहे मार दवा में। वैसे दवा का एक, वो तो जहर ना हो गया। अर्थ सरफेस का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो 71%, यानी करीब करीब 2/3। वैसे 2/3 होता है 66%, लेकिन इसके आसपास 71 के आसपास यही आपको वैल्यू मिल रही है। तो इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसमें बताओ कि कौन सा ऐसा नक्षत्र है? नक्षत्र का मतलब समझे, बहुत सारे तारों को मिला के एक ग्रुप बनता है। तो ये जो नक्षत्र है, तो कौन सा ऐसा नक्षत्र है जो कि ध्रुव तारे के आसपास चक्कर लगा रहा होता है? तो ध्रुव तारे के आसपास जो तारों का ग्रुप है उसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, या फिर हम कहते हैं बिग डिपर प्लैनेटेरियम, ए। अगर आपको नहीं पता कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं तो कंफ्यूज होते रह जाओगे। उर्सा मेजर आप समझोगे ऑप्शन में ही नहीं है। हैवी वाटर इसमें से कौन सा वाटर है? तो देखो, ड्यूटीरियम की ऑक्साइड होती है। ड्यूटीरियम हम बता चुके हैं 1H2 हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। तो हाइड्रोजन ना होके उसका आइसोटोप अगर आ गया और उसकी ऑक्साइड हमने ले ली तब हैवी वाटर मिल जाएगा। सी, हैवी वाटर का न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत ढेर सारा यूज़ होता है, मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पे। मोस्ट इंटरेस्टिंग सवाल कि इसी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? तो ये देखो, ये है न्यूक्लियस, ये है पहला सेल, ये है दूसरा सेल। फिलहाल मैं दो ही सेल बना रहा हूँ। तो ये जो पहला और दूसरा सेल है, इलेक्ट्रॉन इसी में पड़े रहते हैं और गोल गोल इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहे होते हैं, ठीक।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है हमारा पृथ्वी, या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा होता है चंद्रा, सेम वैसे ही हाल होता है। अब इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का जीरो। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव। और अगर एटम है आपके पास तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन के सारे चार्ज मिला दो और इलेक्ट्रॉन के सारे चार्ज मिला दो, दोनों सेम है, तो नेट में कोई चार्ज बचेगा नहीं और एटम हो जाएगा न्यूट्रल। ये बेसिक बात तो अपने को पता होनी ही चाहिए। फिलहाल हमसे पूछा न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिलेंगे। सी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, वो भी रदरफोर्ड ने। इन्हीं का नाम ध्यान रखिएगा। अगर रदरफोर्ड ऑप्शन में ना हो तो गोल्डस्टीन मारिएगा, क्योंकि गोल्डस्टीन के सारे एफर्ट थे लेकिन फाइनल क्रेडिट मिला था प्रोटॉन की डिस्कवरी का रदरफोर्ड को। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, तो थॉमसन ने। एक ट्रिक याद रख लो यार, ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। 20 साल की एज तक अपने शरीर में कितनी हड्डियां हो जाती हैं, 18 के बाद। जब तक आप जीवित रहोगे, वैसे उम्मीद यही करते हैं कि सबकी आयु दीर्घायु हो, ठीक। तो 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन अगर आप पैदा हुए होते हो जस्ट, तब 300 के ऊपर होती हैं। फिलहाल आप ये समझो कि लगभग पूछा हुआ है, अबाउट, तो 200 को टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट पूछा होता तब नन ऑफ दीज मारना पड़ता, क्योंकि 206 तो ऑप्शन में है नहीं। HIV वायरस से क्या होता है, तो एड्स होता है, ये बता चुके हैं पूरी डिटेल। बाकी दूसरे ऑप्शन पे भी एक बार नज़र मार लो, TB यानी टेलीविज़न नहीं, ट्यूबरकुलोसिस, जो कि एक बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारी है। कौन सा बैक्टीरिया होता है इसके पीछे, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डायरिया वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। अगर यकीन नहीं आता तो कोविड जिनको हुआ था डायरिया, उनको भी हुआ था। 85 छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस एक कॉमन सेंस की बात आपको ध्यान रखनी है, तब जाके ये आसानी से हो पाएगा। वरना कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि बताओ यार फॉर्मूले भी रटवाने पड़ रहे हैं। तो 10th क्लास तक के जितने भी बेसिक सी इक्वेशंस हैं अलग अलग चीज़ों की, जैसे प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, mdh मसाला नहीं, m/g/h, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे भी 10 क्वेश्चन की तैयारी तो करोगे ना मैथ्स के लिए, तो उसमें तो फॉर्मूले आपको पता होने ही चाहिए। फिलहाल क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अभी देखो 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे के लिए जल रहा है, कितनी यूनिट इसमें खर्चा होंगी, तो बिजली का बिल निकलता है किलोवाट आवर से, यानी कि आप जो भी पावर ले रहे हो वो किलोवाट में लोगे, तो 100 वाट मतलब इतने किलोवाट, ठीक। टाइम है 10 घंटा, तो घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक यूनिट सीधे सीधे आ रहा है बी। अब इसके बाद एक लेंस है, उसकी पावर दे रखी है +2 डायोप्टर, पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में नापी जाती है, ये बात ध्यान रखना। फोकल लेंथ मीटर में नापी जाती है, लेकिन ज़्यादा करके सेंटीमीटर में आती है, क्योंकि आप खुद ही सोचो किसी चश्मे की सहायता से आप किलोमीटर की रेंज में तो नहीं देख पाओगे ना। तो खैर पावर होती है 1/, फोकल लेंथ, या फिर अगर फोकल लेंथ निकालनी है तो 1/, पावर, ये भी लिख सकते हो आप। तो जिन बेसिक फार्मूलों की मैंने बात की ये भी उसी में से एक है। अभी देखो 1/2 का मतलब हुआ 0.5 मीटर, यानी 50 सेंटीमीटर। इसमें से बताओ कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी एक नहीं है, तो बेसिक है, फोर्ट्रैन है, सी है, लेकिन फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ से सही हो गया। कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे क्या यूज़ करते हो, तो वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड आप यूज़ करते हो। कार क्यों, ट्रैक्टर और बस की बैटरी में क्या दिक्कत है, उसमें भी यूज़ कर लो। अभी देखो 1 पिकोग्राम में कितना होता है, 10⁻⁻12, 10⁻⁻9 का मतलब होता है नैनो, -6 माइक्रोन यानी माइक्रोमीटर, जो भी आप बोलना चाहो। 10⁻⁻12 पी को बता ही चुका हूँ, 10⁻15 होता है माइनस का फेम्टोग्राम। अगर मीटर में देखोगे तो फर्मी मीटर, फर्मी मीटर में
जो न्यूक्लियस होता है ना एटम की, उसकी रेडियस को नापा जाता है। जो दूध आप पीते हो या जिसका दही जमाते हो, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो इमल्शन का। वैसे नॉर्मली आपको दिखता होगा कि वो एक सोल्यूशन है, इसमें आपको दूध और पानी के पार्टिकल अलग अलग नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर उस पर टॉर्च मार के देखोगे या फिर कोई बासी दूध लोगे तो उसमें से आप ये पाओगे कि तेल थोड़ा सा अलग होने लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी तेल यानी कि फैट के मॉलिक्यूल हैं वो पानी में तैर रहे हैं, जो कि होता है इमल्शन में। आप लोगों को अभी तक ये लगता होगा कि कोई भी जैसे सोल्यूशन है मतलब घोल, सोल्यूशन का एक मतलब हल भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो भी घोल है वो लिक्विड का ही बन सकता है, लेकिन हम आपको बता दें कि गैस का भी बन सकता है। अभी हवा को ही ले लो, ये गैस का सोल्यूशन है क्योंकि उसमें कई सारी गैसेस होती हैं। उसी तरीके सॉलिड का भी सोल्यूशन पॉसिबल है। आप एलॉय जानते हो, अलग अलग मेटल को मिला के बनाया जाता है, तो मतलब एक मेटल को दूसरे में ऐसे घोल दिया जाता है कि पता नहीं पड़ता। अब इसमें से बताओ किस गैस की वजह से ओजोन लेयर का डिप्लेशन होने लगता है? इसका मतलब हुआ कि वो डैमेज होने लगती है। कौन सी ओजोन की बात कर रहे हैं? गुड ओजोन की, स्ट्रेटोस्फीयर वाली। तो जो CFC होता है, रेफ्रिजरेंट के तौर पे फ्रिज में जो गैस यूज़ होती है ना कंप्रेसर में, CFC, उसको अगर ज़्यादा यूज़ किया, AC में भी हालांकि ये यूज़ होती है, तो ये धीरे धीरे करके स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाएगी और वहाँ पे ओजोन डैमेज होना चालू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज़ करते हैं जब सांस बाहर छोड़ते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होती है, उनके लिए बहुत काम की चीज़ होती है। उसी तरीके से जो ऑक्सीजन हमारे लिए संजीवनी होती है, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है, वो पेड़ पौधों के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट होती है वो। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात चली गई है, तो ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। आप लोग देखते होंगे कि जब दिवाली में हादसे होते हैं ना, तो कई बार ये बात सामने आती है कि घर के चारों दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी, दिया गिरा, कार्बन मोनोऑक्साइड इकट्ठी हो गई, और जो भी पति पत्नी या कुछ बच्चे थे वो सब मर गए। इतनी भाई साहब खतरनाक होती है। एक्शन कैसे करती है? तो देखो, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना ब्लड में, RBC के अंदर, उसका काम होता है कि ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और RBC में पहुंचाना, ताकि RBC पूरे खून में उस ऑक्सीजन को लेकर घूम सके। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसका ये जो हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को उतना तेज़ी से आकर्षित नहीं करता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड को कर लेता है, और वो हीमोग्लोबिन ना होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और RBC उस कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके पूरे खून में घूमने लगती है, जो कि जहर है। तो जाहिर सी बात है, एक एक अंग हमारे बेकार हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। इसमें से बताओ कौन सा ऐसा मिनरल है जिससे आयरन निकल सकता है? तो वो है हेमेटाइट, D। बाकी मोनाजाइट से निकलता है फॉस्फोरस, पिच ब्लेंड से निकलता है यूरेनियम, लाइमस्टोन से निकलता है कैल्शियम, क्योंकि लाइमस्टोन होता है कैल्शियम कार्बोनेट। विटामिन C का रासायनिक नेम क्या है? वैसे जितने भी विटामिन हैं, A, B के सारे कंपोनेंट, C, D, E, K, इन सब के केमिकल नाम आपको पता होने चाहिए। तो देखा आपने, C का पूछ लिया आपसे, तो ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड। थायमिन किसका होता है? विटामिन B1 का, इसकी कमी से होती है बेरी। सिट्रिक एसिड पाया जाता है खट्टे फलों में। जो फल जितना ज़्यादा खट्टा होगा, सिट्रिक एसिड उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। वैसे आपको ये चीज़ बता दें कि विटामिन C खट्टे फलों में ही होता है। जो फल जितना ज़्यादा खट्टा होगा, विटामिन C उतना ही ज़्यादा होगा उसमें। एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि ये है संतरा, ये है नींबू और ये है आंवला, तो इसमें से बताओ विटामिन C सबसे ज़्यादा किस में? तो आंवले में। टार्टरिक एसिड वही होता है जो कि इमली में पाया जाता है, और साथ में बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है। इसके बाद इसमें बताइए कि हमारे सूर्य में एनर्जी जो मिल रही है हमें, जो भी उसकी वजह से हमें गर्मी लगती है इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण, साथ ही में जो लाइट वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक 8 मिनट 20 सेकंड में, तो ये सारी की सारी एनर्जी आई कहाँ से? तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आई, जिसमें सूर्य का जितना भी हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इस कन्वर्जन के दौरान बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से आपका हाइड्रोजन बम काम करता है। न्यूक्लियर फ्यूज़न मतलब आप समझे कि न्यूक्लियस
दो छोटे छोटे हैं, उनको आपस में फ्यूज़ करा के एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना दो। अब ये काम इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, तो एक जैसे चार्ज को एक दूसरे के पास रखना आसान नहीं होता। इसमें बहुत ढेर सारा प्रेशर चाहिए और उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, करीब 10⁻7 की रेंज में डिग्री सेल्सियस में चाहिए। और इतना टेम्परेचर तब मिलता है जब एक एटम बम फट जाता है। तो एटम बम फोड़ दो यार, फिर करा लो न्यूक्लियर फ्यूज़न। लेकिन इससे इतने ज़्यादा लोग मारे जाएंगे कि आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग कराते नहीं हैं। खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन पृथ्वी पे न्यूक्लियर फ्यूज़न कराना लगभग नामुमकिन है। स्पेशल कंडीशन खुद से वहाँ पे बनानी पड़ती है, बाकी फिज़न तो आसानी से हो जाता है। और जो एटम बम होता है वो फिज़न से ही बनता है, इसके बारे में कंप्लीट बात हम कर चुके हैं पहले ही। इसमें से बता दीजिए कार्बन किस में नहीं होता है। तो डायमंड ग्रेफाइट, मतलब एक ही संतान की औलाद हैं दोनों कार्बन की, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि कार्बन काला है लेकिन इसकी ये संतान डायमंड गोरी है, कोई मानेगा ही नहीं, कार्बन के कैरेक्टर पे शक करेगा। खैर कोल में तो कार्बन होता ही है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। तो नन ऑफ दीज। CV रमन साहब को फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, और तब से लेकर आज तक किसी भी भारतीय को साइंस के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया है। इकोनॉमी की मैं बात नहीं करता, ना पीस की। और जिनको मिला भी है, जिनके नाम इंडियन जैसे लगते हैं, आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो, लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं कि वो प्रॉपर भारतीय नागरिक नहीं थे जिनको मिला था। तो 94 साल से ज़्यादा हो चुके हैं साइंस में किसी भारतीय के नोबेल प्राइज़ जीते हुए। खैर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पे होती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे, ये डिग्री है, कोई जीरो नहीं है, बी। इसके बाद इसकी डेंसिटी डाउन होना चालू हो जाती है। अगर आपको इसी इंटरेस्टिंग तरीके से प्री का सिलेबस ख़त्म करना है तो पढ़ने का तरीका बदलिए, चीज़ों को आराम आराम से करिए, ज़्यादा लिखने और नोट्स बनाने के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि ये काम आपको मेंस के लिए करना ही है। जितनी आसानी से आप प्रैक्टिस करते रहोगे चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में समझने के बाद, प्री की तैयारी उतनी आसानी से होती चली जाएगी। IQ थोड़ा सा स्ट्रांग रखना, भरोसा रखना उस पर, और प्रैक्टिस की बदौलत वो इम्प्रूव होता जाएगा। खैर हम आपको ये बता दें कि लास्ट टाइम पे अभी भी हमारा ग्रुप लेके आपको तैयारी करनी है बेहद इंटरेस्टिंग वे में, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको बनानी है। तो ये तीनों नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा। फ़िलहाल वीडियो में आगे आना पड़ेगा। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा भारी मात्रा में कौन सा एलिमेंट मिलेगा? तो ऑक्सीजन। इसके बाद बारी आएगी सिलिकॉन की। और अर्थ क्रस्ट ही क्यों, हमारा जो मानव शरीर है उसमें भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन ही पाया जाता है। वैसे यार हवा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। अब दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज़। मैग्नीशियम आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, शरीर में इसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए क्योंकि शरीर में 1% मैग्नीशियम ही है। मैंगनीज़ होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसकी मात्रा बेहद कम चाहिए। विनेगर यानी कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ये होता है एसिटिक एसिड। साइट्रिक एसिड, खट्टे फलों में जो फल जितना ज़्यादा खट्टा उतना ही उसमें साइट्रिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है सेब और पालक में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है पेट में। हवा में साउंड की वेलोसिटी कितनी होती है लगभग? तो ये होती है 330 मीटर पर सेकंड के आसपास। वैसे अगर प्रिसाइज बात करें तो 332 होती है। और हम आपको ये चीज़ बता दें, हवा में सबसे कम होती है क्योंकि मीडियम पार्टिकल जहाँ जितने ज़्यादा होंगे, मीडियम जितना घना होगा, वो साउंड की स्पीड को उतना ही बढ़ा देगा। तो पानी में 1500 के आसपास और 3500 के आसपास हवा में होती है। सॉरी, हाँ लोहे में, मेटल में। तभी तो लोहे में अगर मारो तो टन से बोलता है, क्योंकि साउंड सबसे तेज़ वहीं ट्रैवल करती है। वैसे यार ये लाइट के विपरीत है एकदम, क्योंकि लाइट सूर्य से लेकर पृथ्वी तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाती है। अब इसमें से 90% रास्ता तो यार वैक्यूम ही है, और वैक्यूम में मीडियम पार्टिकल तो है ही नहीं। जहाँ साउंड में हमने देखा था कि मीडियम पार्टिकल ना हो तो वो ट्रैवल करेगी नहीं। फॉर एग्जांपल जो एस्ट्रोनॉट होते हैं आउटर स्पेस में एक दूसरे को सुन नहीं पाते क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करती नहीं है, जबकि लाइट वैक्यूम में ही सबसे तेज़ भागती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे उसको मीडियम के पार्टिकल मिलते हैं वो स्लो डाउन होनी चालू हो जाती है। तो ये देख रहे हो साउंड और लाइट का बिहेवियर। अब जो हमने अभी तक बकैती करी उससे सवाल भी आयोग पूछ लेता है, वाह भाई वाह।
कितना टाइम लगता है सनलाइट को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के वास्ते, तो 8 मिनट 20 सेकंड यानी प्रिसाइसली 8.16 मिनट। अब स्टील की अगर आपको हार्डनेस बढ़ानी है तो क्या ऐड करना पड़ेगा उसमें, तो कार्बन ऐड करोगे। वैसे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्रोमियम डाला जाता है स्टेनलेस स्टील में जिसमें दाग नहीं पड़ता, जिसके बर्तन आते हैं आजकल। क्रोमेटोग्राफी, तो देखो एक मेरे पास ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक ये कलर है, एक ये कलर है, उसके बाद एक मैं ले लेता हूँ, मान लो पीला ले लिया, और इन तीनों को आपस में मिला दिया, और मैंने कहा कि भाई साहब ये तीनों कलर को उसी तरीके से अलग अलग कर लो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। तो इसी काम आती है क्रोमेटोग्राफी, कि किसी कलर्ड मिक्सचर में से, मतलब कोई ऐसी इंक है मेरे पास जिसमें कई सारे कलर हैं, उन कलर को अलग अलग करना है, तो क्रोमेटोग्राफी। मतलब कि एक ऐसा सल्यूशन है, एक ऐसा मिक्सचर है जिसके कई सारे कंपोनेंट हैं, और उन कंपोनेंट को अलग करने की बात आए तो क्रोमेटोग्राफी, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल बीपीएससी ने पूछा था कि एलपीजी सिलेंडर में कोई प्रेशर स्केल क्यों नहीं होता। जैसे कि आप नाइट्रोजन लेके आओ, कहीं से ऑक्सीजन लेके आओ, तो उसमें प्रेशर गेज होता है, 1 मीटर में गैस का प्रेशर दिया होता है। एलपीजी के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब अंदर ना लिक्विड भरी होती है, कोई गैस नहीं भरी होती है सिलेंडर में, जबकि ऑक्सीजन में गैस प्रॉपर भरी होती है। तो उसका प्रेशर नापने के लिए मीटर गेज दे रखा होता है, लेकिन मीटर क्या, मैनोमीटर से गैस का प्रेशर नापते हैं। लेकिन एलपीजी में ऐसा नहीं दे रखा होता क्योंकि अंदर गैस भरी नहीं है, वो तो लिक्विफाइड फॉर्म में भरी है। तो जब गैस है ही नहीं अंदर, गैस तो बाद में बाहर आएगी, तो उसका मास कैसे निकालोगे। बी, जो लाइट रेडिएशन होती है उसका कैसा नेचर होता है, तो वेव पार्टिकल दोनों की तरीके से बिहेव करती है। वेव की अगर बात करें तो वो एक ट्रांसवर्स वेव की तरीके से होती है। पार्टिकल की बात करें तो इसका सबसे छोटा पार्टिकल होता है फोटॉन। पार्टिकल थ्योरी पे सबसे ज़्यादा काम किया था आइंस्टीन ने, और वेव थ्योरी पे हाइजेनबर्ग ने। जो ड्राई आइस होती है वो एक्चुअली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ पे होता है, तो आइसक्रीम इंडस्ट्री में। आदमियों का जो क्रोमोसोम अरेंजमेंट होता है किस तरीके का होता है, तो एक्स वाई, एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है उसमें, और इसमें अगर दिक्कत आ जाए तो बच नहीं पाएंगे। मतलब उस दिक्कत से जान तो बची रह जाएगी, जाहिर सी बात है। एक्स वाई होता है अपने में, और वही पूछा है बी। एक्स एक्स किस में होता है, तो ये होता है हमारे औरतों में। फोटोसिंथेसिस कब होती है भैया, तो सिर्फ होती है दिन में। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें 2 स्टेप होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन से कुछ लोग ये सोचते हैं कि भैया डार्क में भी हो जाएगी, मतलब अंधेरे में भी, तो ऐसा नहीं है यार, केवल और केवल दिन में ही होता है, क्योंकि सबसे पहले लाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद ही डार्क रिएक्शन प्रोसीड हो पाता है। अगर लाइट नहीं मिलेगी तो डार्क रिएक्शन भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए। फोटोसिंथेसिस में सबसे काम में आने वाली गैस कौन सी है, तो एक ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे लिए भले ही वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चालू ही तभी होगा जब CO2 मिलेगी, और जो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस में एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने बता ही दिया कि कमरे में भर गई तो दम घोट के हमें मार डालेगी। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की अपेक्षा ज़्यादा जल्दी चिपकेगी, और हेमोग्लोबिन में मौजूद RBC उसको लेके पूरे शरीर में घूम जाएगी और एक एक अंग को डैमेज कर देगी। इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया था चार्ल्स डार्विन ने। इवोल्यूशन क्या होता है बात कर चुके हैं वीडियो की शुरुआत में। आइंस्टीन को सन 1921 में नोबेल प्राइज़ मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। हालांकि वो ज़्यादा फेमस हैं अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, जिसमें 2 हिस्से हैं, एक जनरल और दूसरी स्पेशल। अब अगर न्यूटन की बात करें तो इन चाचा ने 2 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा उंगली करी थी। एक तो अपने 3 नियम दिए थे, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि साला इनके सर में कोई सेब गिरा ही नहीं होता तो फिजिक्स का सिलेबस थोड़ा सा आसान हो जाता। वैसे ये बनी बनाई बात है, सेब कभी उनके सर पे गिरा ही नहीं था। एक्चुअली उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा था कहीं और।
खैर ये तो अलग बात हो गई। और दूसरी चीज़ है ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। किस मेटल का एलॉय यूज़ होता है? एरोप्लेन और रेलवे का जो कंपार्टमेंट होता है, ट्रेन का डिब्बा, उसमें जो लोहे के बने सब्सटेंस होते हैं, एक्चुअली उसमें लोहा होता ही नहीं है, उसमें एल्युमिनियम का एलॉय यूज़ होता है, सी। अब इसमें एक तरफ है एक स्पेशल टाइप का कलर और दूसरा तरफ है किन किन बेसिक कलर के कॉम्बिनेशन से वो बनता है। ये देख लो इंग्लिश में समझना थोड़ा सा आसान होता है। मैजेंटा, ये बनता है रेड और ब्लू की वजह से मैजेंटा हो गया। वैसे प्रिसाइसली बात करें तो रेड और वायलेट मिला दो तो मैजेंटा बनता है, वायलेट नहीं है तो ब्लू सही। अब टील और मौवे, ये मुझे नहीं पता क्या है, मुझे सियान के बारे में जानकारी है जो कि बनता है ग्रीन और ब्लू को मिलाने से। तो ए का होगा 2, ए का 2 इधर है, इधर है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, दोनों ऑप्शन चले गए। अब डी का है 1, डी का 1 यहाँ है, इधर नहीं है, तो ये भी चला गया। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। आंसू गैस के तौर पे कौन सी गैस यूज़ होती है? तो क्लोरीन। वैसे हंसाने के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो गैसें यार बड़ी अजीब हैं। कुछ गैस गुब्बारे में भर जाएं तो हमें उड़ा ले जाती हैं, कुछ गैस हमें मार डालती हैं जैसे CO, कुछ हमें जीवन देती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कुछ हंसाती हैं तो कुछ रुलाती हैं। तो देख रहे हो गैसों की माया। वेलोसिटी जो है लाइट की, मतलब लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ वैक्यूम में भागती है, ये हमें पता है। किस हिसाब से भागती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ए। इसके बाद कौन सा ऐसा एसिड है जो कि किसी भी केमिकल इंडस्ट्री का बेसिक केमिकल होता है? H2SO4। वैसे एक अम्लराज भी होता है, एक्वा रेजिया, HCl HNO3। इसको 3 रेशियो में मिलाओगे, इसको 1 में, और ये दोनों जब मिल जाएंगे ना, तब होगा क्या कि सोना, प्लेटिनम, चांदी सब गल जाएगा, जो कि ना खाली HCl से गलेगा ना कि खाली HNO3 से, दोनों मिलेंगे तभी गलेगा। आंतों के रोग को सही करने के लिए कौन सी रे यूज़ होती है? तो चाहे CT स्कैन करना हो, चाहे नॉर्मल एक्सरे निकालना हो, आप एक्सरे का ही यूज़ करते हो। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी? रोंटगेन ने। याद कैसे रखोगे? तो भाई बच्चे जब एक्सरे कराने जाते हैं तो रोना चालू कर देते हैं, तो रो से रोंटगेन। भैया इलेक्ट्रिक फ्यूज किस हिसाब से काम करता है? तो ये जैसे यहाँ से बहुत ढेर सारा करंट फ्लो हो रहा है I, और यहाँ पे है फ्यूज़, और आगे एक तार गया है जो कि अलग अलग अप्लायंस को जोड़ता है। इससे AC कनेक्ट है, इससे पंखा कनेक्ट है, इससे मान लो कंप्यूटर, इससे फ्रिज कनेक्ट है, इससे टीवी। तो अगर ये फ्यूज़ नहीं होता तो ये भारी करंट इस तार के रास्ते इन सब तक पहुंच जाता और इनको जला डालता, ठीक, डैमेज कर देता इनको। लेकिन बीच में फ्यूज़ है जो कि करेगा ये कि सारे करंट को अपने अंदर ले लेगा और हीट में कन्वर्ट कर देगा, और हीट अगर ज़्यादा हो जाए तो खुद उड़ जाएगा, लेकिन इन सब को नहीं उड़ने देगा। तो आप यार खुद ही बताओ कि AC जल गया तो नया लोगे उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा कि जला हुआ फ्यूज़ नया ले आओगे उसमें? तो दूसरा वाला ऑप्शन मोस्ट सुटेबल है ना। तो इसी वजह से फ्यूज़ लगाते हैं कि वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर काम करता है और खुद गर्म होकर फट जाता है ज़्यादा करंट फ्लो हो गया तो। किसी एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल होंगे? तो ये तो रिपीटेड हो गया, हम बता चुके हैं। प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन तो बाहर सेल में रोटेट कर रहा होगा। ए। लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस, पहले इनके मतलब समझ लो। देखो जिस भी शब्द के पीछे साइटेडनेस लिखा हुआ है उसका मतलब ये होता है कि आपको वही चीज़ क्लियर दिख रही है, दूसरी तरफ की नहीं दिख रही। जैसे मान लो लॉन्ग साइटेडनेस, तो इसका मतलब ये हुआ, लॉन्ग को फार भी वैसे कहते हैं कि दूर की चीज़ सही से दिख रही है, पास की नहीं दिख रही। अगर शॉर्ट साइटेडनेस लिखा होता तो इसका मतलब ये था कि पास का आपको सही से दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। तो लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। वैसे इनके 2 अलग अलग नाम भी होते हैं। अब उसको जानने की ट्रिक है MS धोनी, यानी शॉर्ट साइटेडनेस को मायोपिया कहेंगे। MS, S फॉर शॉर्ट, M फॉर मायोपिया। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे तो बच गया लॉन्ग साइटेडनेस, उसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहेंगे। अब कौन कौन से चश्मे से ये सही हो सकता है, पहले लॉजिक के साथ समझो। जैसे शॉर्ट साइटेडनेस है, मायोपिया है, तो उसमें आपको
दूर का नहीं दिख रहा है, तो आपको एक ऐसी लेंस चाहिए जो कि दूर का आपको सही से दिखा दे। इसका मतलब लाइट को डाइवर्ज कर दे, उसको दूर फेंक दे, जो कि होगी कनकेव लेंस। ट्रिक क्या है, मायोपिया में होता है मैं और कॉनकेव में होता है केव। तो मैं क्या, गुफा में रहता हूँ, तो मैं गुफा में रहता हूँ, तो मायोपिया कनकेव लेंस। और जो बच गया हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, वो होगा कन्वेक्स लेंस से। सी, इतनी ट्रिक अगर आप याद रख सकते हो विद प्रैक्टिस तो ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में निकल जाएंगे। इसमें ये बताइए कि दिन के 12 बज रहे हैं और आपको उस समय रेनबो कहाँ दिखाई देगा। तो हम आपको ये बता दें कि जो भी सन की डायरेक्शन होती है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आपका रेनबो बनता है। जैसे सन यहाँ है ईस्ट में, तो रेनबो कहाँ बनेगा, वेस्ट में। अब देखो 12 बजे सन कहाँ होता है, एकदम हमारे सर के ऊपर, तो रेनबो कहाँ बनना चाहिए, एकदम हमारे पैर के नीचे। तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल भी नहीं। तो रेनबो क्या होगा, दिखेगा ही नहीं। दाढ़ी बनाते टाइम जिस शीशे का यूज़ करते हो वो कौन सा मिरर होता है, कनकेव मिरर होता है वो, ए। देखो यार, लेंस और मिरर की कहानी अलग अलग होती है। मिरर में अगर बात करें तो कनकेव मिरर कन्वर्ज करेगा, कन्वेक्स मिरर डाइवर्ज करेगा, और लेंस में ये चीज़ उल्टी हो जाती है, कनकेव लेंस डाइवर्ज करेगी, कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगी। तभी तो मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस में हम कन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहे थे, क्योंकि हमें दूर का नहीं दिख रहा था और लाइट फैलानी थी। और हाइपरमेट्रोपिया के टाइम पे कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमें पास का नहीं दिख रहा था, और पास का तभी दिखेगा जब लाइट एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगी, सिकोड़ दी जाएगी, कन्वर्ज जिसे बोलते हैं। तो यही सब था। फिलहाल इसका आंसर ए है। बाकी प्लेन मिरर के बारे में आप ये समझ लो, जो आपकी ड्रेसिंग टेबल में शीशा लगा होता है, जो बाथरूम में मिरर होता है आपका, वो प्लेन मिरर होता है। उसमें जितने बड़े आप हो उतनी बड़ी आपकी इमेज दिख जाएगी। लेकिन अगर आपको फुल इमेज अपनी देखनी है तो कम से कम अपनी हाइट के आधा शीशा आपको रखना पड़ेगा, ठीक। जैसे 6 फुट के हो आप और आप चाहते हो आपकी फुल इमेज बने, तो 3 फुट का शीशा आपको लेके आना पड़ेगा, प्लेन मिरर। वॉशिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O होता है। NaOH कॉस्टिक सोडा होता है। अगर यहीं KOH होता तो कॉस्टिक पोटैश हो गया होता। NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहते हैं, ये बेकिंग सोडा होता है। अब इससे बेकिंग पाउडर कैसे बनेगा, टार्टरिक एसिड मिला दो बस। फिलहाल इसका आंसर बी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको पानी से रिएक्ट कराओगे तो बनेगा C2H2। सॉरी, ये तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन होगा। वैसे C2H2 की बात चली गई है, तो इसे कहते हैं एसिटिलीन। फलों को आर्टिफिशियल तरीके से पकाना है तो एसिटिलीन गैस से पकेंगे। और सवाल ये उठता है कि पेड़ों में जो खड़े खड़े फल पक जाते हैं ना नेचुरल तरीके से, वो एक हार्मोन की वजह से पकते हैं जो कि होता है इथाइलिन। इसे C2H4 कहते हैं, गैसियस हार्मोन होता है ये। सोलर एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, तो ये मिलती है हमें जाहिर सी बात है सन से। अब यार ये तो वही सवाल हो गया कि कमरा कहाँ मिलता है, तो वो घर में मिलता है, या फिर आप कहाँ रहते हो, तो घर में रहते हो। ऐसे भी सवाल आते हैं। 124 में पूछा हुआ है कि आपके पास एक सॉलिड कपूर का टिकिया है, अब उसका अगर वेपर बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, हवा में छोड़ दो, कहाँ गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। कि यार जो सॉलिड चीज़ है अगर बिना लिक्विड बने वो गैस में कन्वर्ट हो रही है तो ये सब्लिमेशन होगा। फ्रीजिंग का मतलब आप जानते ही हो कि पानी से बर्फ़ बनना। अब यार देखो होता क्या है कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठंडा पानी, बर्फ़ भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो टेम्परेचर में बदलाव नहीं हुआ, फिर भी पानी बर्फ़ बन गया। ये कैसे हुआ, क्योंकि इस ठंडे पानी में से हमने थोड़ी हीट निकाल ली। तो जो हीट हमने निकाली उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। उसी तरीके से ये खौलता हुआ पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बन गई है, गैस।
तो ऐसा कैसे हो गया? इस 100 डिग्री के गर्म पानी में हमने कितनी हीट दे दी, तो ये हो गया, इस हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बेसिक से फंडे आपको पता होने चाहिए। तो जो ये उबलता हुआ पानी स्टीम बना, इसे कहेंगे बॉइलिंग, और फ्रीजिंग हमने बता ही दिया। 125 में पूछा हुआ है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसकी सहायता से जो भी पेड़ पौधे, घास फूस, इवन जो एल्गी हैं यानी शैवाल, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो है फोटोसिंथेसिस। जो खाना बन के तैयार होता है वो ग्लूकोज होता है। इसका कुछ हिस्सा पेड़ पौधे अपने लिए यूज़ कर लेते हैं, बाकी का अपने अंदर स्टार्च की फॉर्म में जमा कर लेते हैं। कहीं भी जमा कर सकते हैं वो, जैसे कि अपने तने में, अपनी जड़ में, या फिर अपने फल में, इवन पत्तियों में भी। इसमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो सेमीकंडक्टर के तौर पे यूज़ होता है ट्रांजिस्टर में? वो है जर्मेनियम। वैसे नॉर्मल कर देखोगे तो सिलिकॉन यूज़ होता है, वो ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से जर्मेनियम। सिल्वर जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जो गोल्ड है, सोना, उसका तार बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। और किसी मेटल का जो तार बनाते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं, उसके फीचर को बोलते हैं डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गोल्ड की होती है। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है? फॉर एग्जांपल, जो हम खाना खाते हैं वो जब पचता है तो अंत में 3 चीज़ें बचती हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज। और ये तीनों ही चीज़ें खून में जाके घुल जाती हैं, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। बाद में जाके माइटोकॉन्ड्रिया उसको प्रोसेस कर देता है। तो इसके बीच में जो भी प्रोसेस हुआ वो बायोकेमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसका जो रेट बढ़ाया, किसने बढ़ाया? तो एंजाइम ने। सी, एंजाइम आपके पेट में मिलना चालू हुए थे। इवन हमारे मुंह में भी 3 ठो एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजन जो कि बैक्टीरिया मार देता है, और एमाइलेज जो कि स्टार्च को इस लायक बना देता है कि वो पेट में जा सके। और प्रोटीन को तो 3 एंजाइम से गुजरना पड़ता है, तब जाके उससे अमीनो एसिड बाहर आ पाता है। तो एंजाइम का ये महत्व होता है। अब एंजाइम ना एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और इनका रास्ता फिक्स होता है, और इनको रिलीज़ करवाने के लिए उस जगह पे डक्ट होता है, समझ रहे हो? और वहीं जो हार्मोन होते हैं उसमें किसी डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और ये सीधे जाके खून में मिल जाते हैं। जबकि एंजाइम अगर खून में चले गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो खून में जाए ना। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो सकता है? तो वो है इंसुलिन। अब देखो, जो हमारा पैनक्रियाज होता है, जो कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी ग्लैंड है, और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, इससे एंजाइम भी रिलीज होते हैं तो ये एक्सोक्राइन हो गई, इससे हार्मोन भी रिलीज होते हैं तो ये क्या हो गई? एंडोक्राइन हो गई। तो ये दोनों फीचर जिस भी ग्लैंड में पाए जाएंगे तो वो मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगी। तो पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड का एग्जाम्पल है। दूसरी सबसे बड़ी ग्लैंड है, पहले नंबर की है लीवर, जो कि एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इस पैनक्रियास से ट्रिप्सिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो कि पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। हार्मोन नहीं, वो एंजाइम होता है, सॉरी। और अगर हार्मोन की बात चली गई है तो लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने एक खोज की थी जिसमें यह पता चला था कि इस पैनक्रियास की जो सेल्स होती हैं वो गुच्छों की तरीके से अरेंज होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। और इन गुच्छों को इन्होंने अपने नाम की दीपिका दे दिया था, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अब कुछ लोग कहेंगे कि लैंगरहैंस की दीपिका ही क्यों है, करीना क्यों नहीं है? तो यहाँ किसी हीरोइन की बात हम थोड़ी ना कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुच्छे की बात कर रहे हैं, और गुच्छे को आइसलेट्स यानी दीपिका कहते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा था कि 3 टाइप की सेल होती हैं पैनक्रियास में, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा से जो हार्मोन निकलता है उसे हम कहते हैं ग्लूकागन। जो बीटा से निकलता है वो है इंसुलिन। एग्ज़ाम में पूछता है कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से। और ग्लूकागन किससे निकलता है ये भी याद रख लो, तो अल्फ़ा सेल से। गामा सेल से सोमैटोट्रोपिन नाम का कुछ निकलता है, सोमैटोस्टैनिन, सॉरी, सोमैटोट्रोपिन तो पिट्यूटरी से निकलता है। सोमैटोस्टैनिन का काम होता है एनर्जी रिलीज़ करवाने में हेल्प करना।
अब इसमें से जो इंसुलिन है इसका काम ये होता है कि ग्लूकोज की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ रही है तो इसको कम कर देना, और अगर ये नहीं सही से रिलीज़ हो रहा है तो इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लगवाना पड़ता है ताकि हमें डायबिटीज़ ना हो जाए। और ग्लूकागन ये एक स्पेशल पर्पस में काम आता है। हम लोग ये जानते हैं कि जो ये लीवर है जितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए उतना दे देता है, बाकी अपने अंदर जमा कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। और जब हम किसी भी कारण से खाना नहीं खा पाते हैं कई कई दिनों तक या फिर हमें नहीं मिल पाता है तो ये जो ग्लाइकोजन है वापस ग्लूकोज में बदलना चाहिए, और लीवर ये काम तभी करता है जब पैनक्रियास से ग्लूकागन निकल जाता है। तो ग्लूकोज की अगर कमी है तो ग्लूकागन एक्टिवेट होगा, और अगर वो ज़्यादा है तो इंसुलिन एक्टिवेट होगा। बाकी हिस्टामाइन तो यार वो नॉर्मल सा डाइजीन नहीं जो पिंक कलर का पीते हो, एसिडिटी को कम करने के वास्ते वो होता है, इसे एंटासिड कहते हैं। और हेमोग्लोबिन आपको पता ही है आरबीसी में पाया जाता है, ऑक्सीजन एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके पूरे ऑक्सीजन को आरबीसी के थ्रू पहुंचाता है। 129 नंबर देख लो, कौन सा ऐसा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और साथ में स्किन की हेल्थ को सही रखने में मदद करता है, तो वो है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इसका टेक्निकल नाम है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, बी के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, अभी नहीं इसकी बात करेंगे। विटामिन डी को कहेंगे कैल्सीफेरॉल। हमारी बॉडी में जो खून का प्यूरिफिकेशन होता है वैसे यहाँ पे करेक्शन करो फिल्ट्रेशन होगा इधर, क्योंकि प्यूरिफिकेशन ब्लड का तभी माना जाएगा जब बाहर से उसमें ऑक्सीजन जाए, और ये होता है हमारे फेफड़े में। तो किडनी में क्या होता है फिर उसकी छनाई होती है, जैसे चाय पीने से पहले उसको छानते हो ना छन्नी से, वैसे ही अलग अलग अंगों को देने के पहले ब्लड को छानना मांगता है, तो वो पूरी छनाई होती है हमारी किडनी में, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो ये जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू इनपुट में पूरा का पूरा खून जो भी 5 लीटर बना बॉडी में वो जाएगा और उसके बाद आउटपुट में बाहर आ जाएगा, और बीच में जो भी उससे इसकी गंदगी होती है वो अलग कर ली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। हमारे शरीर में नेचुरल रूप से ये होता है, लेकिन अगर नहीं हो पाया, किडनी फेल हो गई, तो बाहर से करवाना पड़ता है डायलिसिस, ये बात आप जानते ही हो।